करते हैं सुपर टेट परीक्षा की तैयारी या सी टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षकों से संबंधित जितने भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है सभी में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग महोदय जो थे ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग महोदय एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग महोदय अमेरिका के निवासी थे जिसने 1969 ईस्वी में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने दो बार संशोधन किया, एक बार 1981 ईस्वी में और दूसरी बार 1984 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत में आंशिक रूप से संशोधन भी किया। नैतिक विकास को इन्होंने तीन अवस्था में बांटा था। नैतिक विकास को तीन अवस्था में बांटा और फिर उस तीनों अवस्था को दो दो चरणों में अलग अलग बांटा। किसने? तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने। देखिए नैतिकता का जो गुण है, ठीक है, नैतिकता का जो गुण है यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इन्होंने कहा, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने कहा, नैतिकता वह गुण है जो अगर आपके अंदर आ जाता है तो इससे आप सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। तो नैतिकता वह गुण है जिससे आपको सही और गलत की पहचान होती है। किसने कहा था? लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय, जो कि एक अमेरिका के निवासी थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही कहा था। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से, इन्होंने कहा बच्चे जो हैं अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को सीखते हैं। कोहलबर्ग महोदय ने कहा बच्चे में नैतिकता जो है वो जन्मजात नहीं होती है, जन्मजात बाय बर्थ नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर नैतिकता नहीं होता है। वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने परिवेश से उसमें नैतिकता और अनैतिकता का गुण आता है। अब नैतिकता वो गुण है, अब नैतिकता और अनैतिकता में अंतर समझिए। नैतिकता वो गुण है जो समाज में एक मानक बना दिया गया है कि इस अनुसार से आप चलेंगे तो समाज में लोग आपको अच्छा कहेगा, अच्छा समझेगा, और अगर उसके विपरीत चलते हैं तो वो आपका नैतिकता गुण, अनैतिकता गुण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो कहा जाएगा इस बच्चे में नैतिकता का अच्छे ढंग से विकास हुआ है। लेकिन अगर आपके घर में कोई आप ही के उम्र का, हम उम्र का कोई और बालक हो और वो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे तो दोस्तों वहां पे क्या कहा जाता है? ये बच्चे में अनैतिकता का गुण है, ये बच्चे में नैतिकता का अभाव है। तो यही है नैतिकता और अनैतिकता, जो कि बच्चा अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से सीखता है। किसने कहा था? लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने कहा था। अब ये नैतिकता के संबंध में एक कहानी काफी प्रचलित है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, वो है हिंज की कहानी। हिंज एक यूरोप देश के निवासी है। हिंज एक यूरोप देश के निवासी रहते हैं जिनकी कहानी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे कई बार सीटेट की परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों सुनते हैं हिंज की कहानी क्या थी। हिंज एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी काफी बीमार रहती है और उसे एक दवाई की सख्त आवश्यकता रहती है। अगर वो दवाई हिंज के पत्नी को न दिया जाए तो हिंज की पत्नी मर सकती है। ऐसे स्थिति में हिंज क्या करता है? वो एक गरीब व्यक्ति होता है, वो किसी से उधार में कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन उनके पास दवाई खरीदने के लिए जितने रुपये होने चाहिए उतने रुपया वो इकट्ठा नहीं कर पाता हिंज। फिर हिंज क्या करता है? जो आधा ही पैसा रहता है उसे लेकर एक फार्मेसी ड्रग स्टोर में दोस्तों पहुंच जाता है और उस दुकान वाले से वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जो दवाई है ये तुम मुझे दे दो, अगर ये दवाई तुम नहीं दोगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी। और दुकानदार जो है उससे पैसे की मांग करता है तो
हिंज कहता है उससे कि अभी जो मेरे पास पैसे है इस पैसे को तुम ले लो, फिर जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें पैसे पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी मुझे वो दवाई दे दो अन्यथा मेरी पत्नी मर जाएगी। फिर दुकानदार क्या करता है, उसे दवाई देने से मना कर देता है, दुकानदार उसे दवाई देने से मना कर देता है। फिर हिंज फंस जाता है दुविधा की स्थिति में कि मैं चोरी दवाई लेकर अगर न जाता हूं, मैं दवाई लेकर अगर न जाऊं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, अगर दवाई लेना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस दवाई की चोरी करनी होगी। तो इस दुविधा में उधेर बुन में रहता है और फिर जो है क्या करता है, हिंज निर्णय लेता है कि मैं आज इस दवाई का चोरी कर लूंगा, चाहे इसकी सजा मुझे जो मिले, क्योंकि अगर मैं ये दवाई ना ले जाऊं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। फिर हिंज क्या करता है, उस दवाई की चोरी कर लेता है जो दवाई उसकी पत्नी के लिए, पत्नी की जान बचाने के लिए आवश्यक थी। ठीक है, तो अब देखेंगे ये हिंज की कहानी दोस्तों मैंने आप लोगों को सुनाया, आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अब देखिए नैतिक दुविधा, यहाँ एक शब्द आया नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या है, तो हिंज जब दुकान पे गया, हिंज जब दुकान पे गया तो उसके अंदर दो बातें आई कि चोरी करें या ना करें। अगर मैं चोरी करता हूं तो क्या होगी, पुलिस पकड़ लेगी, अगर चोरी ना करता हूं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। सही और गलत, सही और गलत, नैतिक दुविधा क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना, चोरी करना, गलत बात चोरी नहीं करना, सही बात। तो सही और गलत में डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। सही और गलत में आपके जीवन में भी दो रास्ते आते हैं, एक सही और गलत, उसको चुनने के समय जो दुविधा उत्पन्न हुई होगी उसे ही मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। अगर यही कहानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ये हिंज की कहानी जब बच्चे को सुनाते हैं, किसी अगर एक बच्चे को सुनाते हैं तो बच्चा उधेर बुन की स्थिति में आ जाता है और सोचता है अगर हिंज चोरी करेगा तो उसे क्या कर लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, अगर चोरी ना करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ये स्थिति जो है हाँ या ना, करे या ना करे वाली स्थिति, यही क्या है मेरे दोस्तों, नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक तर्कना, अब देखिए यहाँ एक शब्द आया नैतिक तर्कना, क्या है इसके बारे में सोचते हैं। सही और गलत में डिसीजन लेने में, सही और गलत में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में फर्क करने या जो सही या गलत का जो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है उसे ही क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, सही, या देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने क्या चुना था कि मैं आज इस दवाई की चोरी कर लूंगा, चाहे इसकी सजा मुझे जो मिले, क्योंकि अगर मैं इस दवाई की चोरी नहीं करता हूं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो ये क्या है दोस्तों, यही क्या है, नैतिक तर्कना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कहा, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। नैतिकता के सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में बांटा। उस तीनों भाग को हम लोग देखते हैं, इन्होंने किन किन भागों में नैतिकता के सिद्धांत को बांटा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता को की पहली अवस्था जो उन्हें स्तर जो उन्हें क्या कहा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इन्होंने कहा नैतिकता के पहले स्तर को प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, दूसरा स्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर और तीसरा स्तर कौन सा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। ठीक है, अब देखिए इस प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। इसके भी इन्होंने 2 चरण बताए। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है इनके 2 चरण बताए, एक दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दूसरा क्या, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। दूसरा क्या, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इन्हें भी इन्होंने क्या किया, 2 चरणों में बांट दिया। पहला क्या, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, दूसरा क्या, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को भी इन्होंने एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता
और दूसरा क्या, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता, ये इसमें जो है इन्होंने बांटा। सार्वभौमिक उन्मुखता, सिद्धांत उन्मुखता, ये दो चरणों में इनको बांटा। अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप वीडियो में पूरे बने रहे। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके सुपर टेट की परीक्षा हो या सी टेट की परीक्षा हो या यूपी टेट की परीक्षा हो, कहीं भी कोई प्रश्न आपके मिस नहीं होंगे। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहे, वीडियो छोड़कर बिल्कुल ही ना जाए। आगे देखिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या है? तो इसका जो उम्र का एक बंधन है, उम्र सीमा इन्होंने नापा, उम्र सीमा रखा वो 4 से 10 साल। इन्होंने कहा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 साल के बच्चे को इन्होंने प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में रखा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कोहलबर्ग महोदय ने कहा कि बच्चे में नैतिकता जो है वो कहा परिवेश से आती है, जन्मजात नैतिकता नहीं होती है। छोटे बच्चे में जो 4 साल से पहले के बच्चे हैं उनमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। तो पहला स्तर नैतिकता का इन्होंने क्या कहा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिनका जो है उम्र सीमा कहां से कहा, 4 से 10 साल के बीच। तो अगर आपको प्रश्न पूछ दिए जाए कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे को रखा जाता है, तो मेरे दोस्तों आपको जवाब देना 4 से 10 साल के उम्र के बच्चे को प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। ये प्राक रूढ़िगत स्तर जो है, इसमें बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिकता तर्कना दूसरे लोगों के मानक के अनुसार होता है। ये दूसरे लोगों ने के मानक के अनुसार नैतिक तर्कना बच्चा करता है। जैसे मान लीजिए, इसका आप 2 चरण देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। पहला चरण इन्होंने कहा दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता किसके अंतर्गत आएगा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है उसके अंतर्गत ये आता है। पहला चरण दंड आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता जो है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन, नैतिक जो है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की, तो अगर हिंज की कहानी आप किसी बच्चे को सुनाएंगे तो बच्चा क्या जवाब देता है, अगर हिंज चोरी करेगा तो उसे क्या होगी, सजा मिलेगी। आप अपने घर में भी देखे होंगे बच्चे क्या करते, बच्चे को जो होमवर्क मिलता है तो बच्चा क्या क्यों होमवर्क बनाता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं होमवर्क ना बनाऊं तो कल स्कूल में मेरी पिटाई होगी। तो इस डर से वो बच्चा क्या करता है, अपने होमवर्क को पहले कर लेता है, फिर क्या करता है, कहीं खेलने निकलता है। तो ये कब होती है, तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है 4 से 10 साल की उम्र में होता है कि डर से आप किसी काम को करते हैं। तो दोस्तों आपने भी जब इस अवस्था में होगा, आप भी जब इस अवस्था में होंगे तो आपने जब होमवर्क पूरा किया होगा तो वो भी कैसे डर डर के ही होमवर्क पूरा करते होंगे कि अगर मैं होमवर्क ना करूंगा तो मुझे इसकी सजा मिलेगी, इसके लिए मुझे पिटाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कब होता है, तो 4 से 10 वर्ष की उम्र में। अगला देखेंगे दूसरा चरण जो है इसका, वो है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, इस अवस्था को जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे की अवस्था भी इसमें कहा, इस अवस्था को कहा जाता है। ये गुण भी होता है, बच्चे जैसे को तैसा की अवस्था कहा था। बच्चे के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा भी उसके विपरीत वैसा ही आपके साथ व्यवहार करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा अगर किसी को क्या चिकोटी काट लिया, अगर आप उसको पूछेंगे कि तुम इसे चिकोटी क्यों काटा, तो वो बच्चा जवाब देगा इसने भी मुझे चिकोटी काटा था। तो दोस्तों यही है जैसे को तैसा। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की पेन को तोड़ दे तो दूसरा बच्चा भी क्या करता है, उसका पेन छीन के उसको तोड़ देता है। यानी जैसे को तैसी वाली स्थिति, टिट फॉर टैट। तो ये क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ये कब होता है, 4 से 10 वर्ष के बच्चों में ये गुण देखने को मिलता है। अब दूसरा देखेंगे रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या है। रूढ़िगत नैतिकता स्तर 0, ये कहां से कहां तक, 10 से 13 वर्ष की अवस्था।
10 से 13 वर्ष का जो उम्र है उसको रखा जाता है रूढ़िगत नैतिकता नैतिक स्तर के अंतर्गत। 10 से 13 वर्ष का बच्चा इसी नैतिकता के इसी के अंतर्गत आता है। 10 से 13 वर्ष का बच्चा, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर, दूसरे, देखिए यह लिखा है, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है। ये जो 10 से 13 वर्ष की आयु है, इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरे लोगों ने जैसा किया वो उसी को देखकर वो अपने आप को उसके जैसा ढालता है। वो जैसे निर्णय लिया वो भी खुद वैसा ही निर्णय लेना चाहता है 13 वर्ष तक की उम्र में, 10 से 13 वर्ष की उम्र में। इसके भी 2 चरण है जिसको हम लोग बिल्कुल बारीक से देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका पहला चरण क्या है, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। जो ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा अच्छा लड़का लड़की बनने का जो है उन्मुखता, उसमें लालसा होती है, लोग उसको कहे कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ये बात सुनना सबसे ज्यादा पसंद करता है 10 से 13 वर्ष के उम्र में। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। दूसरों के साथ क्या बनकर, भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। आपने भी ऐसा किया होगा मेरे दोस्तों। जैसे अगर बच्चा टास्क बनाता है, होमवर्क बनाता है, तो उसको लगता है कि अगर मैं होमवर्क बनाऊंगा तो सर बोलेंगे ये लड़का बहुत अच्छा है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पढ़ाए होंगे, टीचिंग से जुड़े होंगे, तो आप अगर किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर देते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, ठीक है, और आगे जो है काम और ललक से करता है। इस उम्र का बच्चा, 10 से 13 वर्ष का उम्र का बच्चा, अगर उसको प्रशंसित कर देते हैं आप, उसको प्रोत्साहित कर देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है और ज्यादा लगन से उस काम को करता है। तो ये अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता किस उम्र में होती है दोस्तों, तो 10 से 13 वर्ष की उम्र में होती है, जिसे रूढ़िगत नैतिक स्तर कहा जाता है। सीटेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता जो है किस उम्र में होती है, तो 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अब ये देखिए, कानून और व्यवस्था उन्मुखता का जो गुण है, ये भी 10 से 13 वर्ष के उम्र के बच्चे में ये देखने को मिलता है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना का इसमें विकास होता है। इस उम्र में 10 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। जो समाज में एक कानून बना हुआ वो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, और वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो समाज में बनाए गए कानून के अनुसार ही चले, ठीक है। तो ये किस उम्र में होता है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। आगे देखिए, अब इसमें तीसरा है उत्तर रूढ़िगत अवस्था। क्या है, उत्तर रूढ़िगत अवस्था। उत्तर रूढ़िगत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर का जो उम्र है, 13 वर्ष से ऊपर का उम्र जो है, इसे क्या कहते हैं, उत्तर रूढ़िगत अवस्था कहा जाता है। 13 वर्ष से ऊपर की उम्र को उत्तर रूढ़िगत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में निर्णय खुद से लिया जाता है। इस अवस्था में निर्णय जो है वो बच्चा खुद से लेता है। 13 वर्ष से ऊपर की उम्र का बच्चा जो है अपना निर्णय खुद लेता है, किसी चीज के बारे में खुद से वो निर्णय ले लेता है। समाज के जरिए नहीं, वो समाज के जरिए निर्णय नहीं लेता है, वो खुद से निर्णय लेता है। जब वो 13 वर्ष से ऊपर की उम्र में प्रवेश कर जाता है, क्या सही है क्या गलत है, ये वो खुद सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है, न कि समाज के अनुसार। समाज में उसको कुछ भी कहे, वो खुद से निर्णय लेता है और अपने अनुसार ही वो चलता है। 13 वर्ष से ऊपर के उम्र में बच्चा, आपने भी ऐसा किया होगा। इस उम्र में बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं, वो खुद की, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है। किस उम्र में, 13 वर्ष से ऊपर की उम्र में। अब इसके भी 2 चरण है। पहला चरण क्या है, पहला चरण यहाँ देखिए, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं, ये 13 वर्ष से ऊपर में बच्चा किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, और इसमें बच्चा यह मानता है कि निर्णय लोगों के भले के लिए है। निर्णय नहीं, सॉरी, नियम जो है वो क्या है, लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। बच्चा कहता है कि किसी नियम से किसी का अगर नुकसान हो जाता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियम जो लोगों के लिए है, लोग नियम के लिए नहीं है। ऐसा बच्चा कब सोचता है, 13 वर्ष की अवस्था में। मान लीजिए कि किसी के
का एक्सीडेंट हो जाता है रेड लाइट पे, रेड लाइट पार करते समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, अगर 13 वर्ष के ऊपर का बच्चा है तो वो सोचेगा कि मैं रेड लाइट तोड़ के जाऊंगा और उसकी जान बचाऊंगा, क्योंकि इस नियम को तोड़ने से एक व्यक्ति की जान बच सकती है। तो ये गुण किस में आ जाता है, 13 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चों में। आगे देखेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता क्या है? इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है और दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। ये सार्वभौमिक नैतिकता का विकास जिस व्यक्ति में हो जाएगा दोस्तों, वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के लिए जीने लगता है। वो दूसरे के लिए क्या करता है, अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। जैसे अपने देश का एक महान स्वतंत्रता सेनानी जो कि बहुत ही जोशीले अंदाज में हम लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो दोस्तों कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह के अंदर यही गुण, नैतिकता का गुण रहा होगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता का गुण, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, देश के अन्य लोगों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और अपना जान दे दिया। खुदीराम बोस ले लीजिए, भगत सिंह ले लीजिए, राजगुरु ले लीजिए, उन लोगों में दोस्तों ये सार्वभौमिक नैतिकता का ये जो स्तर, नैतिक जो है, इनका विकास ज्यादा हुआ होगा, तभी उन लोगों ने जान की परवाह किए बिना जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की जो है वो अवस्था। अब देखिए इनका आलोचना भी हुआ। आलोचना जो ये कोहलबर्ग महोदय थे, इनके सिद्धांत का बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई है, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यहाँ एक चीज लिखा मैंने, देखिए नैतिकता जो है बच्चों में जन्मजात नहीं होती है, बाय बर्थ नहीं होती है, इसे मैं पहले बोल भी चुका हूं और आप यहाँ देख भी लीजिए। पास पड़ोस से सीखता, बच्चा क्या करता, पास पड़ोस से सीखता। जन्म के समय नैतिकता या अनैतिकता का बच्चा में बिल्कुल अभाव होता, उसमें ना नैतिकता का गुण होता, जन्म के समय ना अनैतिकता का गुण होता। वो सारे गुण उसको बाद में आसपास के आस पड़ोस से, परिवेश से, उसके परिवार से बच्चे को मिलता है। यहाँ देखिए इनकी जो आलोचना हुई है कोहलबर्ग महोदय की, वो आलोचना किसने किया है उसके ऊपर बात करते हैं। कोहलबर्ग महोदय के सिद्धांत का आलोचना जो है वो कैरोलिन गिलिगन, ये एक महिला थी कैरोलिन गिलिगन, इन्होंने इसके सिद्धांत का आलोचना किया। इनका मानना था कि कोहलबर्ग महोदय अपने प्रयोग में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिए। कोहलबर्ग महोदय ने महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ पुरुष के ऊपर ही प्रयोग किया। अगर इन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रयोग किया होता तो आज ये नियम कुछ और होता, क्योंकि महिलाओं में जो नैतिकता का स्तर है, नैतिकता का विकास पुरुषों से अलग होता है। ऐसा किसने कहा, कैरोलिन गिलिगन ने कहा। इन्होंने किसका, कोहलबर्ग महोदय के जो ये सिद्धांत है, कोहलबर्ग महोदय का नैतिकता का सिद्धांत, इसका इन्होंने आलोचना की, इसका इन्होंने विरोध किया, विरोध जताया कि हम इस नियम को नहीं मानते, क्योंकि कोहलबर्ग महोदय सिर्फ पुरुष के ऊपर प्रयोग किया, महिलाओं के ऊपर प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे शिक्षकों से संबंधित जितने भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ सुपर टेट के लिए ही नहीं है, बल्कि सी टेट, यूपी टेट, यूपी में जो सुपर टेट की परीक्षा होती है, सारे शिक्षकों से संबंधित जितने भी एग्जाम है, मेरा दावा है सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पढ़कर बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान तरीके से इतने कठिन टॉपिक को मैंने आपको समझाया आसान बनाकर। तो दोस्तों ये टॉपिक से आपके अब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।